तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर इतिहास के ऐसे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपसे के पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए गए प्रश्नों में से एक है। एंड स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर वो सारे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ लिया गया है, जहां से क्या आपसे कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है, करें कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौशाम्बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 3rd नंबर का है कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य का खोज किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उस समय उपयोग में लाए जाते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि कब्र, यानी कि उस समय बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधि कब्रें मिला करती थी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर, करें कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि न्यूमेटिक्स क्या है। न्यूमेटिक्स क्या है, तो इसकी बात करें तो ये सिक्के और धातुओं का अध्ययन होता है, यानी कि जो धातु और सिक्के के अध्ययन करते हैं उससे न्यूमेटिक्स कहा जाता है, न्यूमेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक की बात करते हैं। अगर आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो आप सभी की एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बुक और लेखक से जरूर पूछा जाएगा, या चाहे वो करंटली पूछ लिया जाए या आप सभी के प्राचीन से पूछ लिया जाए, लेकिन 1-2 प्रश्न आप सभी के लेखक और बुक से जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नारायण पंडित इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत मुनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लास्ट में आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ताकि आप सभी के एग्जाम में क्या स्कोर रहने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत की बात करते हैं कि प्रारंभ हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। एंड स्टेंग आगे वाले प्रश्न की बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि अंकुर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकुर वाट की बात करते हैं कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, यानी कि जो पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव हुआ करते थे, आपसी की बात करते सिंधु सभ्यता से प्राचीन उससे पीछे जो आदि मानव रहा करते थे, जो हमारे पूर्वज जो थे, वो अपने मनोरंजन के क्या साधन को उपयोग करते थे। शिकार करते थे, जुआ खेलते थे, संगीत गाते थे या घुड़सवारी करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो शिकार करके अपनी मनोरंजन करते थे, यानी कि शिकार करना ही उनका मनोरंजन का साधन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है, यानी कि किस पाषाण युग को, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि 100 प्रवासदत्ता के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मिलिंद पणहो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमोमेनन मनुष्य। क्रोमोमेनन मनुष्य ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है, किस खुदाई से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरिक मेडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है।
तो वो हो जाएगा आप सभी का ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम कौन अनाज को प्रयुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर 20 टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 20 नंबर प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्र दमन की। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्ण के नाम से दी पेरिस ऑफ दी इरिचियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरिका मेड़ू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर रह करके दफनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था। तो भीमबेटका की बात करें तो गुफाओं के चित्रकला शैली के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और पहली बार यहाँ पर आदि मानव ने जानवर का चित्र यहाँ पर चित्रकारी किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर कि मालती माधव के लेखक कौन है। मालती माधव के लेखक कौन है। तो भवभूति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भवभूति। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है। तो क्रोमोमेनन मानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो हेरोडोटस हो जाएंगे। हेरोडोटस इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो तक्षशिला की बात करते तो सिंधु और झेलम नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वह अंग्रेज कौन था जिसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सोहगौर ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 30 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सी लिपि थी। तो खरोष्टी लिपि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था। तो ये हो जाएगा आप सभी का मणिग्राम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ये 601 वर्ष हो जाएगा। 601 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 33 नंबर है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो विशाखा दत्त आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। कौन सी धारणा हो जाएगी।
तो कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसा है, कर्मवाद का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 35 नंबर कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो 35 का हो जाएगा आप सभी का इनमें से सभी, यानी कि इस सभी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कौन सुमलित नहीं है, यानी कि 36 में ये देखना है कि आखिर कौन सुमलित नहीं है, कौन गलत है। तो हिंदू धर्म गीता हो जाएगा, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद और जैन धर्म बाइबिल, यानी कौन सा गलत है इसमें देखना है। तो जैन धर्म का बाइबिल नहीं होता, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। तो 37 नंबर है कि निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्पूर मंजीर हर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त प्रयुक्त धातु आप सभी के हो जाएगा तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में वैद्य कौन थे। तो वैद्य की बात करते कि वैद्य कौन थे, तो एक गणतांत्रिक जनजाति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलित एज कहा जाता है। तो चालकोलित एज की बात करते हैं तो आपसी के ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है, पाषाण युग को कहा जाता है। इसकी बात करें भाष्य हो जाएंगे, वेटिंग फॉर 1 मिनट एंड चेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर है। तो आप सभी के ये हो जाएगा आप सभी का संगम साहित्य मिलित पाढ़ो हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप सभी का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के अभिलेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का करें कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं। तो पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की युग की बात करें तो गुप्त युग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो महमूद गजनवी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो ये हो जाएगा आप सभी का औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदार कितने में खरीदी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1200 रुपया में सिर्फ खरीदा था, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। अगर आपसे भी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल के ऊपर आप सभी के ऐसे बहुत सारे क्लास हैं जिसमें कि आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर एंड प्रैक्टिस सेट आप सभी से बहुत सारे क्लास इस चैनल के ऊपर करवाया गया। अगर आप सभी नहीं देखे तो जा करके इस क्लास के प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी से बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो जाकर के आप लोग क्लास को देखना न भूलिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।